नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते बीजेपी के भीतर सुगबुगाहट हो रही थी। पार्टी नेताओं के साथ संगठन की लंबी लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन आज बीजेपी ने यूपी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला कर लिया और वो फैसला है ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने का। जितिन प्रसाद कभी राहुल गांधी के करीबियों में हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े युवा नेता थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। उन्होंने कांग्रेस संगठन में बदलाव की चिट्ठी पर हस्ताक्षर भी किया था। सवाल यह कि क्या जितिन प्रसाद को बीजेपी में लाने का फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल सकेगा? क्या यूपी में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में जाति संतुलन बीजेपी साध सकेगी? दंगल की आज की बहस इसी पर होगी, लेकिन उसकी पहले यह रिपोर्ट देखिए। आदरणीय पीयूष गोयल जी, संकेतों की राजनीति बड़ी होती है, खास चेहरों के जरिए राजनीति खड़ी होती है। जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ऐसी ही राजनीति का बड़ा खेल है। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे हैं और अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। जितिन 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। बीजेपी ने ही उन्हें इन चुनावों में हराया, लेकिन फिर भी उनके आसरे ब्राह्मण वोटों की उम्मीद बीजेपी को दिख रही है। खासकर इसलिए भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए बीते 4 सालों में कुछ मौके ऐसे आए हैं जब ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की जंग यूपी में उठी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, लेकिन दिल्ली से होते हुए उनकी नई राजनीति लखनऊ के जरिए चलनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कहा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उठी थी, लेकिन तब खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जितिन प्रसाद को मना लिया था। लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली से जितिन की नाराजगी दूर नहीं हो सकी। वो उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस संगठन में बदलावों की मांग की थी। हाल के बंगाल चुनाव में जितिन को कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था, लेकिन बंगाल में कांग्रेस की हालत के मद्देनजर ये सिर्फ टोकन भर था। हालांकि कांग्रेस अब उन्हें विश्वासघाती कह रही है। कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशकों से बिखरी हुई है। पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने अपने वोटों के बिखराव की किसी आशंका को दूर करने की ओर पहला कदम उठा लिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तिलक, तराजू और तलवार यूपी में होगा इससे बेड़ा पार, ये अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के नेता जितिन प्रसाद ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्यों बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो क्या मिला जवाब। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। जितिन जी, आप आज बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण रहे कि इतनी लंबी आपने वहां पे सेवा की, आपके पिताजी ने सेवा की
और आपको एकाएक पार्टी छोड़नी पड़ गई? 2019 में भी कयास थे, आप छोड़ रहे थे। नहीं, एकाएक की बात नहीं है। काफी वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं, मेरा भी राजनीतिक जीवन में व्यापक लोगों से जुड़ाव रहा है, लोगों की भावनाएं और देश के में जो परिवर्तन आया है। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पार्टी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक मुझे दिखता है एक मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, और तमाम ऐसे बिंदु हैं जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे ये लक्ष्य रहता है कि एक माध्यम बने, एक ऐसा माध्यम ढूंढें जिनसे हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें। सर, लेकिन कई युवा, आप हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट भी नाराज हैं, मिलिंद देवड़ा, क्या कारण है कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही कांग्रेस में और लगातार छोड़ते जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद आप, अदिति सिंह भी छोड़ चुके हैं जिसमें। नहीं, अब इनके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूं, जिन कारणों से मैंने ये फैसला लिया, निर्णय लिया, बड़े सोच विचार गहन मंत्रणा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जितिन प्रसाद को आप सुन रहे थे, नए नवेले नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 से 13% यूपी में ब्राह्मणों की तादाद मानी जाती है। ऐसे में क्या ब्राह्मणों को साधने के कवायद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसको देखा जाए? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता और प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ मौजूद है। दंगल की बहस की शुरुआत में हर मेहमान को 1.5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा और इस दौरान हर मेहमान को बिना रोक टोक अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद डिबेट ओपन होगी। तो शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे ही करते हुए, क्या फायदा होगा जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? देखिए, फायदे और नुकसान की बात नहीं है। एक युवा चेहरा है और उनको आपने खुद अपने प्रोग्राम, आपके ही रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते थे और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी जिसमें वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों से जुड़े रहें और जिसमें वो लोग उनसे कुछ उम्मीदें जो करते हैं जिसमें वो फेल ना हो बल्कि उनके काम आए। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका मकसद यही होता है कि आप लोगों के काम आए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन आप जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां पर अगर सिर्फ परिवार ही प्राथमिकता हो, जनता प्राथमिकता ना हो, तो उसमें ऐसे चीजें होती हैं जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं कांग्रेस में, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे युवा नेता है कांग्रेस में जो आज की जो उनकी जो परिस्थितियां हैं उसमें वो बिल्कुल नाखुश है। वो चाहते हैं सेवा करना, देश की सेवा, जनता की सेवा, और कई बार उन्होंने जब देश हित की बात आती है तो अपने पार्टी के आड़े खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि पार्टी जब देश हित की बात नहीं करती है तो खुद से ट्वीट करके बताते हैं, लोगों से रूबरू होकर बताते हैं कि हम देश की जनता और देश के साथ है, लेकिन कहीं वहां अलग थलग खड़ी आती है अपनी पार्टी को। ऐसे में अभी आप और भी ऐसी चीजें देख सकते हैं। आगे आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है अपनी पार्टी से और पार्टी के आला कमान से, इसलिए आला कमान का फोकस अपना बच्चा है, लेकिन पार्टी का जो सच्चा बच्चा उसके लिए चिंता नहीं है। इसलिए ये तकलीफ जो है वहां के हर युवा नेता के दिल में दर्द है और मुझे लगता है जो उनके दिल में दर्द है लोग। ठीक है सर। मुकेश शर्मा जी, अब आपसे मेरा ये सवाल, ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर शंख तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो बजा रहे थे, लेकिन अब उसकी आवाज की गूंज बीजेपी में सुनाई देगी, कैसे देख रहे हैं? उनके बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ये? चित्रा जी, जितिन प्रसाद जी का अपना निजी फैसला है, उनकी एक भी बाइट आप ऐसी नहीं दिखा सकते जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के बारे में कुछ कहा हो। उन्होंने कहा है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, हम विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, और यहां विचारधारा की लड़ाई है, या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। संगठन व्यक्ति से बड़ा है। हाँ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेवा का जरिया सत्ता नहीं है, सेवा का जरिया सत्ता हो ही नहीं सकती है। मैं भी पिछले 7 साल से मैं भी चुनाव हारा हुआ हूं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं।
जहां तक ब्राह्मण एकता मंच का सवाल है, निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण एकता मंच बनाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार जो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही थी, उसके खिलाफ 4 साल मुख्य रूप से उन्होंने आवाज उठाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ब्राह्मणों को न्याय कहां से मिल गया। खुशी दुबे, जो अमर दुबे की पत्नी है, उन्होंने ट्वीट करके कई बार कहा कि 10 महीने से वो जेल में बंद है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, उसके पति अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ, वो हो सकता था, लेकिन खुशी दुबे का क्या कसूर है। मैं ये उत्तर प्रदेश के लोग और देश की जनता ये जानना चाहेगी, क्या अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को आज रिलीज कर दिया गया है? और इसके साथ साथ क्या आज वो जो एकता मंच से आवाज उठाते थे ब्राह्मणों पर अत्याचार खत्म हो गए? क्या वो आवाज बनी रहेगी? ये बड़ा सवाल है। आवाज... ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम जयंती और इसके अलावा तरह तरह के उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम के आयोजन की वकालत हाल के दिनों में करती रही है। अब जबकि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी का कमल थाम लिया है, कैसे देख रही है? और समाजवादी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा? बीजेपी तो मजबूत हो रही है, अपने कुनबे को बड़ा कर रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जोक पार्टी बन के रह गई। ये भारतीय जनता पार्टी कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी को तो अपनी पार्टी में लेती चली जा रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम के हो। उसके बाद कहती थी हम आएंगे तो हम देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करेंगे। यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश के साथ है। तिकड़मबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल तो यहाँ पे लगातार तबातोड़ बैटिंग कर रहा है। नॉट आउट 102 पे पहुंच गया है। सोचो डबल सेंचुरी करते, क्योंकि नॉट आउट चला, खेल अभी बाकी है। जिस तरह से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहां है? जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती थी, वो भाजपा निर्माण की बात करने लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मजाक कर रही है, हिंदुस्तान की जनता के साथ कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मजाक करने लगेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि आपकी कितने कमजोर हो चुके हो, कितने खोखले हो चुके हो, कि आपको नेता इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास नेता है नहीं। जमीनी नेता खत्म हो चुके हैं, इसलिए जमीन की जनता आपके पास नहीं है। नेता तो भले आप इंपोर्ट कर लोगे, जनता कहां से लाओगे? जनता तो आपका साथ छोड़ चुकी है। इसीलिए आप कुछ भी कर लो। जो हाल इनका वेस्ट बंगाल में हुआ है, वहां भी इंपोर्ट कर रहे थे, वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा इनका। यहां भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं और इनको वही हाल होगा जो हाल वेस्ट बंगाल में देख के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हीं को हटा के उनके ऊपर बाहर के नेता ले आती। सोचिए, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के नहीं है, तो जनता की कैसे होगी? आप अंदाजा लगा सकते हो। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पा रही, वो जनता का सम्मान क्या करेगी? आपका समय खत्म हो गया संगीत रागी जी, अब 1.5 मिनट आपके लिए। ये बताइए कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आ जाने से जो ब्राह्मण माना यह जा रहा था कि नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो अब मान जाएगा? और जो सवाल अनुराग भदौरिया ने भी खड़े किए हैं कि अपने जमीनी नेताओं को दरकिनार करके क्या बाहर के नेताओं को स्वागत करने को बेचैन नजर आ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में? देखिए, संगठन में बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, यदि वो पार्टी की आइडियोलॉजी और विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार होता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी उससे मजबूत होती है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जतिन प्रसाद का जाना, बाहर होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब 2 है कि कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी खेमा और राहुल गांधी खेमे के बीच में एक जबरदस्त टक्कर चल रही है, और राहुल गांधी का जो खेमा है वो बिल्कुल नाराज है, वो छोड़ करके जा रहा है। दूसरा बात, इसका एक यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि देखिए, राहुल गांधी के 4 सिपह सलाहकार युवा तुर्क सलाहकार थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, इसके बाद सचिन पायलट और जतिन प्रसाद। एक एक करके चारों आज के दिन में राहुल गांधी से छिटक चुके हैं। ये ठीक है कि सचिन पायलट बाहर निकल करके पार्टी से फिर अंदर आ गए, लेकिन मिलिंद देवड़ा का यदि आप स्टेटमेंट देखें, चाइना के ऊपर स्टेटमेंट देखें और अन्य मुद्दों पर स्टेटमेंट देखें, तो राहुल गांधी से इतने बिफरे पड़े हुए हैं कि ट्वीट करके पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी की नीतियों को क्रिटिसाइज कर डालते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो युवा तुर्क हैं, जिन्हें लगती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके संभावनाएं हैं, राजनीतिक संभावनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य हो सकता है, एक प्रकार से उनको ये निश्चित हो चुके हैं वो राहुल गांधी के इतने नजदीक रहते हुए
कि राहुल गांधी कभी भी कांग्रेस को ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है। अब डिबेट को मैं ओपन करती हूँ। एक दूसरे की बातों से अगर आप अपनी असहमति जताएंगे तो बीच में बोल भी सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप खुद ब्राह्मण चेहरा हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताकर आप लोगों के बीच भी जाते हैं, ब्राह्मणों की आवाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन जितिन प्रसाद आपका एक बड़ा चेहरा थे और उनका कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आने का मतलब समझते हैं आप? कांग्रेस पार्टी वैसे ही 30 सालों से सत्ता से बाहर है। बीते 5 चुनाव अगर हम देखें तो 1996 में आपको सबसे ज्यादा 33 के आसपास सीटें आई थी। कैसे लगाएंगे अपना बेड़ा पार? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? आपको समझ में आ रही है ये चीजें? एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं आपके नेता बारी बारी। बोलिए मुकेश जी। चित्रा जी, कांग्रेस संगठन चेहरा है, कोई व्यक्ति चेहरा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जतिन प्रसाद जी जब भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा था मुकेश शर्मा ने भी कोरोना काल में काम किया है, सारा देश गवाह है। श्रीनिवास जी जो आईवाईसी प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काम किया है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वो भी सत्ता से बाहर हैं। सेवा करने के लिए आप एनजीओ बनाए ना। शासक के अंदर जो इंसान भारत सरकार में मंत्री रह जाए, जो इंसान लोकसभा का मेंबर रह जाए, सेवा करना एक निष्ठा का काम है। सेवा इच्छा शक्ति से होती है, सेवा सत्ता में बैठकर नहीं होती। दूसरी बात, संगीत रागी जी के मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने प्रियंका जी और राहुल जी के बीच की कोई बात कही है। प्रियंका गांधी जी ने निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता है, जो गली कूचे में गांव में उपेक्षा महसूस कर रहा था, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस संगठन ने, प्रियंका जी ने प्रोत्साहित किया है और वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस का झंडा लेकर आज सड़क पर आया है। मतलब प्रियंका गांधी ज्यादा, उसके पहले राहुल गांधी, उसके पहले सोनिया गांधी जी थी, उसके पहले तमाम और लोग थे, वो लोग उपेक्षा कर रहे थे। प्रियंका गांधी आई, फिर वो यूपी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने लगी। सर आप आइए, लेकिन इस सवाल का जवाब। और जितिन प्रसाद ही क्यों? उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उधर मिलिंद देवड़ा है, इधर सचिन पायलट बीती शाम में वो अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। मैं चित्रा जी, मुझे मौका दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और संगीत रागी जी से, मिलिंद देवड़ा जी को मंत्री किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। जितिन प्रसाद जी को भारत सरकार में मंत्री कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक संगठन है और ये संगठन विचारधारा का संगठन है। संगठन दिखाई कहां दे रही है? उत्तर प्रदेश के अगर जमीनी हकीकत को हम देखें तो पता है 6.5% भी आपका वोट प्रतिशत नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस मुकेश जी, जफर इस्लाम साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। और कांग्रेस संगठन का सिपाही होना, ठीक है सर, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी थी, उसके सिपाहियों को आप अपने पास भले लेकर जाइए। मैं कांग्रेस संगठन, ठीक है सर, मुकेश जी हो गया। मैं जवाब देना चाह रही हूँ जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम साहब, देखिए, आप चित्रा जी कितनी बार इन्होंने 2-3 बातें कही, रिपीट करते गए। मैं मुकेश शर्मा हूं, मैंने सेवा किया है। सेवा करने वाले इतने बार बार नहीं बोलते हैं, उनको जनता पहचानती है कौन सेवक है, कौन जो है वो जनता के सेवा नहीं बल्कि पार्टी और फर्स्ट फैमिली की सेवा करती है, ये जानते हैं। अरे आप चुप रहिए। अरे सुन लीजिए, 1 मिनट बीच में इतना चिल्लाइए मत। समझ में आ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग जा रहे हैं उसके बारे में आप कह रहे हैं। अरे मैं आपके सामने आपकी बात कर रहा हूँ, आपको बीच में टॉप टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे। आप ये टीका टिप्पणी मत कीजिए, सुनिए, खाली अपने बारे में सुनिए और अपने पार्टी के बारे में सुनिए। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको कौन खराब कहेगा? मुकेश शर्मा खराब कहेगा तो मानेगा कोई? जफर इस्लाम कहेगा तो मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना। इसलिए अच्छी चीज को कौन गलत कहेगा? अगर आपकी पार्टी में अच्छे नेता और लीडरशिप होती है और जो फर्स्ट फैमिली है, परिवारवाद नहीं होता, जो बेटा के लिए इतना प्यार नहीं होता, तो कौन है भाई, चाहे कोई भी हो, वो ऐसा क्यों बोलता? हकीकत को मत आंख में पट्टी बांधने से उनको तो हकीकत का पाठ पढ़ाएगा सफर साहब। लेकिन ये बताइए, ब्राह्मण जो नाराज है बीजेपी से, मान जाएंगे इनके आने से बीजेपी में? देखिए, हम लोग जाति पाति की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करती है। वो किस धर्म के, किस जात के हैं, उससे कोई लेना देना। वो एक युवा चेहरा है
जो लोकप्रिय युवा चेहरा है और जन सेवा में उनकी रुचि है। जफर साहब, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। जातिगत आधार पर किस तरह से साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार वहां के लोगों को, वहां के वोटरों को की जाती रही है। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया तो एक ब्राह्मण चेहरे को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी के हाथों में चली गई तो उपचुनाव में उपेंद्र दत्त शुक्ला को उतारा गया गोरखपुर से, वो एक ब्राह्मण चेहरा थे। 2019 में जब वो जीत नहीं पाए और समाजवादी पार्टी जीत गई, उसके बाद 2019 में एक ब्राह्मण चेहरा रवि शुक्ल को उतारा गया। बता दें, देखिए ये मीडिया में चलता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन और जाति पार्टी का है। अरे ये समाजवादी पार्टी में होता होगा कि यादव मुस्लिम ऐसा राजनीति करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में जो एक ही चीज है, विकास का तो नाम ही नहीं जानते। विकास होता क्या है, रहता विकास और सेवा के अलावा, और ये सेवा में इनका कोई रुचि नहीं। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बात को स्वीकारने में क्या हर्ज है कि अगर कोई ब्राह्मण नाराज है तो उनको मनाने का काम जितिन प्रसाद के जरिए बीजेपी करेगी। इस बात को स्वीकारने में क्या हर्ज है आपको? चित्रा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा चेहरा है, साफ चेहरा है, जो लोगों की सेवा करता है, जिसकी लोकप्रियता है, पार्टी में आएगा तो मजबूत ही होगी। ठीक है, कमजोर करने के लिए अनुराग भदौरिया जी, जफर इस्लाम साहब का ये भी कहना है, और उनका ये भी कहना है कि ये जातिवादी वाली जो पार्टी है ना, वो समाजवादी पार्टी ही है, बीजेपी केवल सेवा करना जानती है। क्या है इस पर? देखिए, आपको भी इस बात पे हंसी आ रही होगी, आपने गिना भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की तो टिक्की जाति धर्म पे है, विकास से तो उनको लेना देना नहीं। उनको पता भी नहीं विकास कहाँ रहता है, किस गली में कहाँ डुबो के आ गए, पता नहीं कौन से समुद्र में डुबोया है जाके। 2014 में अपनी जाने तो कहाँ है। और लोकतंत्र में कोई नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। जनता का वो पूछ रहे हैं MY समीकरण किसका है, अनुराग भदौरिया जी? इसलिए आप जनता का सम्मान, MY समीकरण पर भी बोलिए ना थोड़ा सा। और सुनिए, अभी तो बंगाल में सुन तो लीजिए। अरे बात समाज के बारे में मैं आपको मैं कह रहा हूँ, बंगाल में खेला हो गया और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए। मुस्लिम और यादव समाज से हमारा कोई लेना देना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में। अरे आपको मैं बताता हूँ, आप सुनिए, एक कर लो, मैं आपको इनका जवाब मैं देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है जिस तरह से जनता अरे अनुराग भदौरिया जी, लेकिन दूसरे नेताओं को लाकर वो तो अपना कुनबा बड़ा ही कर रहे हैं ना। आपका जो कुनबा बड़ा था उसको जो आप लोगों ने काट कर छोटा कर लिया, उसमें कब सुधार कर रहे हैं ये बताइए। आप अपने कुनबे को कब सुधार रहे हैं ये बता दीजिए। अच्छा, मैं जवाब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं बोल दूं एक बार, जफर भाई एक बार रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। बोलिए। आप जो कहते हो करते तो हो नहीं। आप भ्रष्टाचार की कहते थे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो आप भ्रष्टाचारी ले आए। आप वंशवाद की बात करते थे, जो कौन है भ्रष्टाचारी? कौन है भ्रष्टाचारी? अनुराग भदौरिया किसको बोल रहे हैं आप भ्रष्टाचारी लेकर आए? आप जनता की बात करते हो, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, जनता ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खदेड़ा होवे, तो आपको खदेड़ना तय जनता ने तय किया है। कितनी भी जाति धर्म की राजनीति कर लो, जब तक आप विकास की बात नहीं करोगे, जनता की समस्या का समाधान खदेड़ा होवे मतलब बंगाल से आप लौटे हैं तो वहाँ के खेला होवे की तर्ज पर देखिए कह रहे हैं कि खदेड़ा होवे बीजेपी का। बोले जफर इस्लाम साहब, इसके बाद में संगीत रागी आ रही हूँ। ठीक है, बस मैं देखिए बीजेपी का खदेड़ा होवे 2022 में यूपी से। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ इनसे। आपसे इतना पूछ लिया, क्या ये मुस्लिम यादव जो समीकरण की दुहाई देते हैं बार बार, ये कह दे आपके चैनल पे कि मुस्लिम मुझे नहीं चाहिए, कह दे, और यादव नहीं चाहिए। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मुख्यमंत्री चाहिए। मैं बोलूं? अरे सुन लीजिए, अरे सुन मेरी बात पूरी कर। अरे पूरी बात हो जाएगी, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे दलित भाई हो। अच्छा, तो फिर ये बताइए, सुनिए चित्रा जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरह हम यहाँ पे मेरी बात रख लो ना, मैं पूरा काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात सुन करते हैं। और हिंदुस्तान, अरे आप आगे ले गए, जितने पीछे आपने कर दिया प्रदेश को, उसको आगे ले जाने का काम हम कर रहे हैं जो आपने नहीं करना चाहते। हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की हाँ, वो तो पूरा देश, वो पूरा प्रदेश करते हो। बस फर्क आपका हम में इतना है कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप व्यक्ति विशेष की बात करते हो। चित्रा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए, आवाज अगर ऐसे तो मैं ठीक है जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक संगीत रागी से मिलेंगे जफर इस्लाम साहब। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जफर इस्लाम जी। देखिए, मैं अनुराग जी मैं बीच में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, इसलिए अगर ये करेंगे तो फिर पूरा डिबेट में मैं ऐसे ही करूंगा। नहीं, आपकी बात मान के मैंने नहीं टोका। सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए कि आप, अरे सुनिए तो सही,
आप जरा जाके देखिए कि 2012 से 2017 के बीच में जब उनकी सरकार थी, मैं चैलेंज करता हूं कि रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितने यादव को पुलिस SHO बनाया गया, कितने यादव को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया, ये जरा देखिए, और कितने मुस्लिम को। आपको कोई ठाकुर नहीं मिलेगा। अरे आपको कोई ठाकुर नहीं मिलेगा, आपको कोई ठाकुर नहीं मिलेगा। मैं रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं, जरा दिखाइए। आपको बताओ, कुल मिलाकर आप दोनों लोग आ गए ना सर। आप कह रहे हैं कि आपको कोई ठाकुर नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं आपको कोई यादव नहीं, मतलब कुल मिलाकर आ गए ना जाति पर। विकास की बात करते करते आखिर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जातियों पर क्यों आ जाती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, चूंकि मुकेश शर्मा जी ने भी आपसे सवाल पूछे हैं, और सवाल ये भी है कि सेवा का माध्यम राजनीति के जरिए ही है, या जैसे मुकेश शर्मा दावा कर रहे हैं कि बिना राजनीति में आए ही अलग तरीके से संगठन बनाकर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जो जाति है वो जाति क्यों नहीं, और ब्राह्मण एकता परिषद जिसके जरिए यूपी सरकार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज जितिन प्रसाद बुलंद करते रहे, अब उस परिषद का क्या होगा? तिलक, तराजू और तलवार, इनके जरिए क्या होगा? बेड़ा पार। इसी बात को लेकर लगातार दंगल में ये बहस जारी है। इन सब के बीच आपको ये भी जानकारी देते चले, जितिन प्रसाद का शामिल होना माने ये जा रहा है कि ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के कवायद के तौर पर उनको शामिल कराया गया है, क्योंकि ठाकुर बनाम ब्राह्मणवाद की जो लड़ाई बीते काफी समय से चली आ रही है, उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। यहां पर एक आंकड़ा देते हुए संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, ब्राह्मण वोटर किस तरह से बीजेपी के साथ रहा है। विधानसभा की बात करें, 2007 में 40% ब्राह्मणों ने वोट किया, 2012 में 38%, 17 में 80% ब्राह्मणों ने वोट किया था, और यहां पर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 में 72% ब्राह्मणों ने, और 2019 में उससे भी 10% ज्यादा 82% ब्राह्मणों ने वोट किया, जिसके बाद हम सब जानते हैं 14, 17 और 19 का चुनाव किस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत कर आई। ऐसे में संगीत रागी, मेरा आपसे यह सवाल है, जितिन प्रसाद चूंकि एक बड़ा चेहरा देश के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन बीते 3 चुनाव, चाहे 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, वो खुद हार रहे हैं। ऐसे में क्या वो खेवनहार बन पाएंगे ब्राह्मण वोटरों के मद्देनजर यूपी बीजेपी के लिए? देखिए, बाय एंड लार्ज यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मण वोट और क्षत्रिय वोट ये नया शिगुफा है। मुझे लगता है कि इस रूप से हम राजनीति को नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जहां तक राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने माई कॉम्बिनेशन को लालू प्रसाद यादव का जो सक्सेस स्टोरी था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बढ़ाया। दूसरी बात, मायावती जी ने जो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें फिर उन्होंने ब्राह्मणों को इंक्लूड किया। वैसे इसके कारण एक जातीय पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई थी, लेकिन जो पिछली दफा जो भारतीय जनता पार्टी की विजय है उसमें जातीय फैक्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा फैक्टर थे जिन्होंने ये जातीय घेरे के जातीय परिधि को तोड़ दिया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी 72% ब्राह्मण और 74% राजपूतों के बेसिस पर कोई इतनी बड़ी विजय लेकर के आए। 22 का चुनाव तो योगी जी के चेहरे और उनके कामकाज के आधार पर होना है ना संगीत रागी जी? देखिए, मैं कह रहा हूं, योगी जी ने बहुत ही अच्छा गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में दिया है। कई बार ऐसा होता है कि सोशल कोएलिशन को लेकर के, सामाजिक समीकरण को लेकर के एक बार र्यूमर चलता है तो हम लोग इसे इसको कहते हैं कि एक नेटवर्क चल जाता है ब्राह्मण वर्सेस। मुझे नहीं लगता है कि वहां की उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वर्सेस है। क्या उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्राह्मणों के नेता पहले से एस्टैब्लिश नेता बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हाँ, जतिन प्रसाद जैसा व्यक्ति है उससे कांग्रेस का बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। मतलब बीजेपी को जितना फायदा हो ना हो, कांग्रेस का बड़ा डैमेज होने वाला है। मुकेश जी, और आपका डैमेज तो बीते 30 सालों से है उत्तर प्रदेश में। और जरा आप भी अपने लिए आंकड़ा सुन लीजिए, 2017 में 7 सीटें, अभी ये 4 साल पहले की बात है। 2012 में 28 सीटें, 2007 में 22 सीटें, 2002 में 25 सीटें, 1996 में 33 सीटें। सर, उत्तर प्रदेश में अपना क्या हाल बना के रखा है कांग्रेस पार्टी ने? कैसे जीतेंगे आप 325 वाली भारतीय जनता पार्टी से? चित्रा जी, जो आपने आंकड़ा अभी कांग्रेस का बताया है, इन सब आंकड़ों के साथ जितिन प्रसाद जी इस दल में शामिल थे। अभी संगीत रागी जी कह रहे हैं बहुत बड़ा डैमेज हमारा हो रहा है,
मैं संगीत रागी जी आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज आपने सच बोल दिया कि योगी जी के खिलाफ एक संदेश जा चुका है प्रदेश में। और मैं कहना चाहता हूं 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जाना निश्चित तौर पर तय है। कोई उसको अगर मगर उसमें नहीं आएगा है। कौन? उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की जनता खफा है। एक मिनट चित्रा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में अब की बार यादव, ब्राह्मण, मुसलमान, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया ये नहीं चलेगा। आज उत्तर प्रदेश में और देश में एक नई जाति बिरादरी खड़ी हो गई है, उसका नाम है बेरोजगारी, भूख और बेकारी। बेरोजगारी, भूख और बेकारी जो बिरादरी और जाति खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश और देश में, वो बेरोजगारी, भूख और बेकारी बातें जो आप योगी सरकार को ले बैठेगी। ये जमीन पर भी गिनाते तो अच्छा रहता। आदमी के 2017 में जब आप लोग भी चुनाव के लिए जा रहे थे तो शीला दीक्षित को चेहरा क्यों बनाया गया? क्या आपके पास चेहरों की कमी थी? आप लोगों ने भी शीला दीक्षित को उस समय चेहरा इसलिए बनाया था क्योंकि वो ब्राह्मण थी। ठीक है सर, समझ गए। ब्राह्मण और राजपूत, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल कैसे करेंगे? जफर इस्लाम साहब आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। अनुराग चुप तो कराइए। आपने जा रही है 2022 में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जाना तय। जो डैमेज हुआ है कंट्रोल कैसे करेंगे? और योगी सरकार जाएगी तो कांग्रेस आएगी क्या? 6.5% वोट शेयर है आपके और उनके 40% के आसपास। कौन आएगा फिर बताइए आप? चित्रा जी, कोई डैमेज नहीं हुआ है। मैंने कहा है संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। जितिन प्रसाद जी गए, उनके साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सब कांग्रेस के अंदर हैं। और जो हमारी पहले हालत थी उस वक्त तो जितिन प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रियंका जी वहां की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से तो प्रियंका जी को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर का चेहरा और बोलिए कि योगी के सामने यही होंगी और इन दोनों में मुकाबला होगा। जफर इस्लाम साहब, लेकिन वो कह रहे हैं एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद संगठन है और संगठन मजबूत भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में और आपकी सरकार जाएगी। देखिए, एक बात आपने एक कहावत सुनी होगी चित्रा जी, बहुत बार एक बार सुना होगा कि जो खाली बर्तन है जो बहुत आवाज करता है। मुकेश जी को ऐसे लग रहा है, अरे एक हर जगह से खाली हो रहे हैं वो और फिर भी आवाज कर। सुन लीजिए, अभी आप बीच में आपके नहीं बोला, मैं सुन रहा था। अरे जफर साहब, देश में चर्चा तो ये भी है योगी और मोदी जी के बीच तनाव है। अरे देश में चर्चा तो ये है कि मोदी जी ने योगी जी को जन्मदिन की बधाई दी। आपके मोदी जी योगी जी से नाराज हैं, आपके मोदी जी उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज हैं और आप क्या बात करते हैं? जफर इस्लाम साहब, उनकी बात तो सुन लीजिए। एक सेकंड, मुकेश शर्मा जी, उनकी बात तो सुनिए। आपके लोग छोड़ छोड़ कर आपको जा रहे हैं और उनकी पार्टी को लेकर चर्चा क्या चल रही है इस पर आपकी ज्यादा नजर है। ठीक है मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, अपने कुनबे को भी तो संभालिए। बीजेपी में कुछ ज्यादा ही देखेंगे आप तो अपने कुनबे को संभाल नहीं पाएंगे और सभी चले जाएंगे। उसका ध्यान रखिए। जल्दी से जफर इस्लाम साहब अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा। अरे खुशी का दिन है, विशाल पार्टी है, ये मुझे मालूम नहीं। अगर आपका मिशन है कि आप ऐसे ही खत्म करना है तो अब तो वैसे हमारा भारत को हमने 90% काम कर दिया था। बाकी आपकी पार्टी के अंदर वाले लोग बस परिवार हमारा साथ दे रहे हैं। आपका मिशन है देश में, आपने देश को बेरोजगारी में धकेल दिया। हमारा मिशन है आज देश का नौजवान जो जेल और बेल पी कर आपको आज देश में बेरोजगारी, भूख और बेकारी है। लाखों लोग मर चुके हैं। गंगा किनारे जो लाशें पड़ी थी आप अपने जितना भी नाटक कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोई पूछने वाला, आप बैसाखी वाली पार्टी है, आपको बैसाखी चाहिए। अरे बैसाखी, अरे बैसाखी वाली पार्टी है, आपको बैसाखी के साथ आप कहाँ बिना बैसाखी के चल सकते हैं? बताइए। लोग बेड और ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, अरे किस जगह बिना बैसाखी के चल सकते? अरे बताइए तो, बिना यही तो सवाल है ना मुकेश शर्मा जी कि मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो बीजेपी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, उसके बावजूद आपके नेता बेहतर विकल्प बीजेपी को ही मान रहे हैं। उनकी ओर से साफ साफ कहा गया है कि देश हित में काम करने वाली पार्टी सिर्फ बीजेपी है, बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष पर चलती हैं या क्षेत्रीय दलों के हिसाब से चलती हैं। उनके निजी विचार हैं, जितिन प्रसाद जी के निजी विचार हैं। अनुराग भदौरिया, सबके निजी विचार हैं। अपने आप में झांकिए नहीं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं। अनुराग भदौरिया, लेकिन विकल्प समाजवादी पार्टी बन पाएगी क्या? ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। वो तो लगातार दूसरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? किस आधार पर जीतेगी और चुनौती देगी बीजेपी को समाजवादी पार्टी? चित्रा जी, इस बात को जान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर परेशान हो रही है तो उस इस बात का एहसास है कि पंचायत में वो हार चुकी बुरी तरह।
योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला, ये बीजेपी जान चुकी है। बीजेपी ने हार पहले ही मान ली है, क्योंकि अब बीजेपी को नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास नेता का टोटा पड़ गया है। नेता नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में बची नहीं। अगर बची होते तो आप अयोध्या जैसे नहीं हार जाते। अयोध्या हार गए आप, बनारस हार गए आप, त्रिवेणी हार गए, लखनऊ हार गए, काशी मथुरा सब तो हार गए आप। वो ये पंचायती चुनाव थे जो जनता गांव की देती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता सबसे बड़ी होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। नेता कहीं से भी आप ले आओ, लेकिन जनता ही तो सरकार बनाएगी ना। और जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होवे, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। इसलिए ये परेशान है, इसलिए इनके संगठन के अंदर में मीटिंगें चल रही है। भूल गए कि उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से परेशान बेचारे उनकी मौतें हो रही, भूल गए। वो 2022 की चुनाव की चिंता में लग गए, वो संगठन की मीटिंगों में लग गए, वो प्रचार में लग गए। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कहरा रही है, बेरोजगारी से कहरा रही है, आत्महत्या कर रही है। आप सोच ले, शाहजहांपुर में तो एक परिवार के ने, छोटे बच्चे ने और 2 बच्चे ने, माँ बाप ने सुसाइड कर लिया आर्थिक तंगी से आके। सोचिए, आप शाहजहांपुर की घटना बता रहा हूं मैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की भयावह स्थिति है और बीजेपी किस तरह से परेशान है। वो सारे सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी का वैक्सीन लगा लिया, कैसे नेता इंपोर्ट, वहाँ की जनता समझ गई है नेता इंपोर्ट करने झूठ का फ्रेड और लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों को चाहते नहीं थे कि वैक्सीन लगा के सुरक्षित हो। वो चाहते थे कि लोग सुरक्षित न रहे। पश्चिम बंगाल में आपने जो सवाल उठाए उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपके लिए छोटा सा। बीजेपी अगर इस तरह की स्थिति में लगातार लिप्त है, वो कोई काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद जो दूसरे नेता हैं पार्टियों को छोड़ने वाले, वो बीजेपी को ही अपना विकल्प क्यों मान रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ पर बता रहे हैं कि देश हित में काम करने वाली और प्रदेश के लिए काम करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी। जनता की बात करेगा, जो नेता समाजवादी में आएगा वो समाजवादी मतलब जनता की समस्या का समाधान करने वाला। हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेड नेता नहीं आते, हमारे यहाँ जमीनी नेता आते हैं जो गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं समाजवादी में नहीं रह सकते। समाजवादी में तो 24 घंटे काम करना पड़ता है, जनता की सेवा करना पड़ता है। तो कहां से कर पाएंगे? एक-एक करके प्लीज, ठीक है, आप अपनी बात खत्म कीजिए जफर साहब। रहने वाले हमारे नेता हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हम नेता इंपोर्ट करके सत्ता बना लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने देख लिया है, आप नेता इंपोर्ट करके अगर सरकार बनाने का ख्वाब संजोए बैठे हैं तो बंगाल आपके लिए सबक है। और अब तो बहुत सारे लोग वहां पर वापसी भी करने को बेताब नजर आ रहे हैं बंगाल में। जफर साहब देखिए चित्रा जी, हर जगह अलग अलग ये बंगाल में हम 3 से 75-77 तक गए हैं। यहाँ पर जो है हमने 327 जीरो पे आ जाओगे। अब इनको जमीन पे जो है लाके वहाँ की जनता ने खड़ा कर दिया। जिन जनता की दुहाई दे रहे हैं प्रभु जिन जनता की दुहाई दे रहे हैं, जाओ तुम लोग, हमारे बच्चे ऑक्सीजन के मर गए। इसलिए प्रभु राम ने आपको अनुराग भदौरिया को सुन लिया, फिर वहाँ बाबा काशी ने भी आपको हरा दिया। बोला आप इनको क्यों बनाती है? ये आदमी अकल से पैदल आदमी जो है बच्चों की लाशों को ये चुप रहता नहीं। भागो यहाँ से। सुन लीजिए, सब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज, ठीक है सर, ये इनको मान सम्मान से चित्रा जी घूम रही हो। जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया प्लीज। जफर साहब जनता कहाँ से लाओगे? नहीं, सम्मानित पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जैसे गुंडे मवाली वाले पार्टी प्लीज। अब ये इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करती है ना जफर साहब। अब मुद्दे पर आइए, अब मुद्दे पर आइए ना। आप बताइए ना कि ब्राह्मण नाराज है, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं आपकी विरोधी पार्टी। आप बताइए कि वहां पर जो 5 सालों के कामकाज के आधार पर आप कैसे वोट मांगने के लिए जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में आप देख लीजिए किस तरह से गंगा में लाते देख लीजिए। चित्रा जी, मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं इसे लगता कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो कोशिश है ना, वो ये है कि कोरोना के समय ये कह रहे थे, कोरोना आने से पहले समय की ये बीजेपी की वैक्सीन आज खुद को सुरक्षित कर लिया, लोगों को गुमराह करना चाहते थे। और जब देखा कि इसकी जरूरत है वाकई, तो खुद को लगवा लिया बहुत जल्दी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आप कम से कम दे रहे थे। नहीं, ये खुद चित्रा जी, ये खुद एक्सपोज हो गए। जनता समझ गई कि ये वो पार्टी है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी कुर्सी पे लटका सकती है, वहां की जनता को भी। और वहां पर देखा है जनता ने जिस तरह से तराई 2012 से 17 जहां जनता को हर तरह से नुकसान पहुंचाया, वो किसने? यहाँ इनके गुंडे, जिनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट था, जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था। आज कम से कम वहाँ की जनता सुरक्षित है, वहाँ की जनता कम से कम खुश है। वहाँ
उनके लिए जो ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके मुख्यमंत्री ने उनके लिए काम किया 5 साल। चित्रा जी पूरे 5 साल तक उनके विकास के लिए काम किया, उनके लिए काम किया, लेकिन आज वहाँ के सब लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जफर साहब, आपकी बात हो गई। मुकेश शर्मा जी भी बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, एक लाइन में, मतलब पहले तो भ्रम में डालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं अब बीजेपी के नहीं, हम भारत सरकार की वैक्सीन लगा लेंगे, तो लोग कहेंगे ना आपको पलटू राम। अच्छा, आपने देख लिया होगा ना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द ही नहीं है, वो जनता की बात ही नहीं करते। कभी नहीं आपने देखा होगा कि जनता की समस्या की बात करते हैं, कभी ये जनता की बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी जनता की महंगाई की बात करते हैं, उनकी कमर टूट गई है, कोरोना की मौत की कभी बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। जनता की बात करेंगे क्योंकि जनता के बीच में नहीं है। जनता के उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया, जनता के सांस के लिए तड़प के मर गई, एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिला। इसकी नाकामी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से, आप जनता की मौत के जिम्मेदार हैं। जनता की समस्या की बात नहीं करोगे, आप हमले पे बात करोगे। आप भारतीय जनता पार्टी बताए कि चुनाव वाला ने जो फैलाता बोला था, आपने कभी भी ऐसा समीकरण ढूंढा है? कार्रवाई की, आप लोग कहते थे कि आप भाभी के पापड़ अरे प्लीज एक एक करके अपनी बात रख ले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, कम से कम एक दूसरे का ही सम्मान कर लेते आप लोग। ठीक है सर, मेन मुद्दे पर रहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मुकेश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। मैं सिर्फ स्पेसिफिक 2 सवाल खत्म करूंगा, 3 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। एक तो जफर इस्लाम साहब ये बता दें कि जतिन प्रसाद जी से तो फायदा होगा, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी का जो आपने अपमान किया है, क्या आज उत्तर प्रदेश के जनमानस में पंडित मुरली मनोहर जोशी जी का जो जिस ढंग से बीजेपी ने उनको अपमानित किया है, जिन्होंने बीजेपी खड़ी की थी, क्या उसका जवाब कोई दे पाएगा? बीजेपी का नेता पंडित मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं आज? उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? दूसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। जो अमर दुबे की पत्नी है वो 10 महीने से बगैर चार्जशीट के जेल में बंद है, क्या जो ब्राह्मण एकता मंच के लिए आवाज उठा रहा था, क्या वो आवाज उठाएगा? और तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब गंगा किनारे लाशें पड़ी थी तो आपका प्रशासन और शासन क्या कर रहा था? जफर इस्लाम साहब जल्दी से, सर जल्दी से, ठीक है सर, जफर इस्लाम साहब जल्दी से, बस हो गई बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार ढूंढ रहा है आपको, बेरोजगारी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या जतिन प्रसाद के बीजेपी में आने से यूपी में पार्टी से ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 56% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 44% ने नहीं में जवाब दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद स्थिति क्या रहती है, क्या बनती है, बिगड़ती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आपको बताते चले 1989 के बाद आज तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है यूपी से, और तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए भी यूपी में सूखे के हालात हैं। ऐसे में कैसे लड़ेगी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से कांग्रेस, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।